नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के लिए सहायक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 से अनिवार्य हिंदी हेतु अध्याय 4 डायरी के पन्ने, जिसकी लेखिका है एन फ्रैंक। ये डायरी लेखन है। एन फ्रैंक के व्यक्तिगत अनुभव इसमें लिखे गए हैं। तो इस डायरी को पढ़ना शुरू करें, इसका अध्ययन करें, उससे पहले एक बार हमें एन फ्रैंक का परिचय जान लेना बहुत आवश्यक है। तो आप यहाँ पर जिस लेखिका की डायरी के पन्ने पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एन फ्रैंक, जिनका जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में सन 1929 ईस्वी को हुआ। यह यहूदी परिवार की सदस्य थी। इसके पिता ओटो फ्रैंक हॉलैंड में कारोबार करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर हिटलर की नाजी पार्टी ने यहूदी विरोधी प्रदर्शन किए। तब नीदरलैंड पर जर्मनी का कब्जा होने से यहूदी परिवारों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। अतः आत्मसुरक्षा की दृष्टि से फ्रैंक परिवार सन 1942 में अज्ञातवास में चला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1942। तो इनकी जन्म की बात करें तो 1929 और अज्ञातवास में गए 1942। उसी दौरान गुप्त आवास में बिताए गए दिनों के अनुभवों को एन ने अपनी डायरी में लिपिबद्ध किया। सन 1945 में नाजियों के यातना शिविर में एन की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पिता ने सन 1947 ईस्वी में उस डायरी का प्रकाशन कराया। डायरी का प्रकाशन कब हुआ? 1947, एन फ्रैंक की मृत्यु के बाद। इस दौरान सभी जो दस्तावेज थे जर्मनियों के हाथ लग गए थे, लेकिन एन फ्रैंक के द्वारा जो डायरी लिखी गई वो हाथ नहीं लगी। ये डायरी जो एन फ्रैंक ने लिखी उसके जन्म दिवस पर उपहार स्वरूप उसको मिली थी, जो कि पहले डच भाषा में थी और फिर सन 1952 में अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन हुआ। इसमें यहूदियों की पीड़ा एवं यातना शिविरों की क्रूरता का जीवंत चित्रण हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि एन फ्रैंक की डायरी एक प्रत्यक्ष भोक्ता की दृष्टि से लिखी गई डायरी है। इसमें जो अनुभव दिए गए हैं उन सभी घटनाओं को स्वयं एन फ्रैंक ने भुगता है। तो दुनिया की अब तक सबसे पढ़ी जाने वाली डायरियों में से एक डायरी है एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने। शुरू करते हैं आज की अपनी ये डायरी, आज का अपना ये विषय वस्तु। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डायरी लेखन एक कला है, एक विधा है, जिसको कैसे लिखा जाता है। प्रत्येक दिन के हिसाब से उस दिन की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण अनुभव हैं, उन सभी अनुभवों को एक साथ डायरी में लिखा जाता है। यदि किसी दिन कोई विशेष अनुभव न हो तो उस दिन आप इस प्रकार से इसको संबोधन कर सकते हैं कि आज का दिन कोई खास नहीं रहा, सामान्य रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बुधवार 8 जुलाई 1942, प्यारी किट्टी। जो किट्टी यहाँ पर दिया गया है एक संबोधन है। किट्टी का अर्थ है गुड़िया, एक गुड़िया को संबोधन। तो एन फ्रैंक ने अपनी ये डायरी अपनी एक गुड़िया को संबोधित करते हुए लिखी है कि ऐसा लग रहा है
मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए हों। इतना कुछ हो गया है जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिंदा हूँ। लेकिन यह मत पूछो कि कहाँ और कैसे। तो ये डायरी कब लिखी गई थी? अज्ञातवास के दौरान, जब इनको छिपकर रहना पड़ रहा था, उस दौरान एन फ्रैंक ने ये डायरी लिखी थी। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े। पल्ले पड़ना यानी समझ में आना। इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था। 3 बजे थे। हेलो जा चुका था। हेलो एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चूंकि मैं बालकनी में धूप में अलसाई सी बैठी पड़ रही थी, जब हेलो वापस आया, ये दोबारा द्वार की घंटी बजती है, तो एन फ्रैंक पढ़ रही थी उस समय। इसलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी, क्योंकि वो पढ़ने में पूरी तरह से खोई हुई थी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नजर आई। वह बहुत गुस्से में थी। पापा को एसएस से बुलाए जाने का नोटिस मिला है। वह फुसफुसाई, कानाफूसी की। माँ मिस्टर वानदान को देखने गई हुई है। जिस मिस्टर वानदान की यहाँ बात की जा रही है, एन फ्रैंक बताती है कि मिस्टर वानदान पापा के बिजनेस पार्टनर हैं और उनके अच्छे दोस्त भी हैं। मैं अवाक रह गई। लेखिका एन फ्रैंक कहती है, उस समय ये बालिका ही थी। अवाक रह जाती है, उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। किस बात को सुनकर के? कि जब उनको ये पता कि पापा को एएसएस से बुलाए जाने का नोटिस मिला है। ये बात सुनकर के वो अवाक रह जाती है कि बुलावा। हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। बुलावे का मतलब था कि जर्मन लोगों के हत्थे चढ़ जाना और यातना ग्रहों में पहुंचा देना। और यातना ग्रहों के नज़ारे वहां के सभी लोगों की आंखों के सम्मुख नाचते थे। किस प्रकार के यातनाएं उनको दी जाती थी। यातना शिविरों के नज़ारे और वहां की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे? उन्हें हरगिज नहीं जाने देंगे। मार्गोट ने उस वक्त कहा था, जब वह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी। माँ मिस्टर वानदान से पूछने गई है कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। वानदान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। और फिर चुप हो जाते हैं। ये छुपने की बात इसलिए की जा रही थी क्योंकि हिटलर की नाजी पार्टी के जो जर्मन लोग थे, वो यहूदियों पर अत्याचार ढा रहे थे, उनको पकड़ रहे थे, यातना गृहों में डाल रहे थे और उनको कड़ी यातनाएं दे रहे थे। इसलिए सभी यहूदी ये सोच रहे थे कि कहीं ऐसे किसी अज्ञातवास में चले जाएं, ऐसे किसी जगह पर जाकर छुप जाएं जहां हम जर्मन लोगों से बच सके। हम आगे बात नहीं कर पाए। यह ख्याल आया कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं। माँ के लिए इंतजार की लंबी घड़ियां, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे, क्योंकि इन सबको डर लग रहा था कि कहीं उनके पापा जर्मनियों के हत्थे नहीं चढ़ जाएं। यदि वो पकड़े जाते हैं तो उनको यातना गृह में पहुंचा दिया जाएगा। और यातना गृह की हालत ये सभी पहले से ही जानते थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो एन फ्रैंक ने सोचा कि यह हेलो ही होगा। मैंने कहा था उससे दोबारा आने के लिए, दरवाज़ा मत खोलो। मार्गोट ने हैरान होते हुए मुझे रोका कि दरवाज़ा मत खोलो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी
क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वानदान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था, इसलिए ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं थी। डरने का कारण ये था कि दरवाज़ा खुलवाने के लिए कोई भी आ सकता है और हम पकड़े जा सकते थे। लेकिन यहाँ तो हम पहले ही समझ चुके थे कि हेलो मिस्टर वानदान और उनकी माँ से बात कर रहा था। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती, मुझे या मार्गोट को उचक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए हैं। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया था क्योंकि वानदान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। अकेले में किस विषय में बात करना चाहते थे? छुपने के विषय में, अज्ञातवास में जाने के विषय में ही वो बातचीत करना चाहते थे कि हम कब निकल रहे हैं, उनका क्या कार्यक्रम है, क्या क्या चीज़ें साथ रखनी है, कहाँ जाना है। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बातें कर रहे थे तो उसने मुझे बताया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए था। तो ये बात सुनते ही एन फ्रैंक को एक सदमा लगता है, झटका लगता है। इस दूसरे सदमे से तो मैं चीखने लगी। मार्गोट 16 वर्ष की थी। तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। अज्ञातवास अज्ञातवास जहाँ जाकर के हमें रहना है। हम कहाँ जाकर छुपेंगे, किस शहर में रहेंगे, किस घर में रहेंगे, किसी परछत्ती पर रहेंगे, दूसरे की छत्र छाया में रहेंगे, कब कहाँ कैसे, ये ऐसे बहुत से सवाल थे जो मैं पूछना चाहती थी लेकिन पूछ नहीं सकती। फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे। बार बार एन फ्रैंक के दिमाग में ये सभी बातें आ रही थी। मार्गोट और मैंने अपनी बहुत सी ज़रूरी चीज़ें एक थैले में भरना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे ही बात तय होती है कि हमें अज्ञातवास में जाने के लिए निकलना है तो वहाँ जाने के लिए अपनी ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठी करने की बात हुई। तो थैले में ज़रूरी सामान भरना शुरू किया। मैंने सबसे पहले अपने थैले में यह डायरी ठूंसी जिस डायरी की बात एन फ्रैंक कर रही है। इसके बाद मैंने कर्लर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियां थैले में डाली। यहाँ पर ये कुछ सामानों का जिक्र किया गया है जो अज्ञातवास के दौरान एन फ्रैंक अपने साथ लेकर गई थी। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी, भयभीत थी कि मैंने थैले में अजीबोगरीब चीज़ें भर डाली। फिर भी मुझे अफसोस नहीं है। स्मृतियाँ मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज़्यादा मायने रखती हैं। यादें पोशाकों की तुलना में ज़्यादा महत्व रखती हैं। तब हमने मिस्टर क्लीमेन को फ़ोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर पर आ जाएंगे। मिस्टर वानदान चले गए ताकि मेवेप को लिवा ला सके। मेवेप जो कि वो भी साथ जाने वाली थी। मेवेप आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगी। वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवेयरों तथा स्टॉकिंग से भरा एक थैला लेकर आई। स्टॉकिंग से भरा हुआ है, जरूरी सामान से भरा हुआ एक थैला। अज्ञातवास के लिए उन्होंने जो तैयारियां की है उस सामान से भरा हुआ एक थैला वो भी अपने साथ लेकर आई। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हम में से किसी की भी खाना खाने की इच्छा ही नहीं हुई। मौसम अभी भी गर्म था और सारी चीज़ें जैसे हमारे लिए अजनबी होती चली जा रही थी, क्योंकि एक भय मन में समाया हुआ था कि क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे,
ये सभी बातें हमारे मन को विचलित कर रहे थे। हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 31 बरस के एक विधुर मिस्टर गोल्ड शिफ्ट के किराए पर दे रखा था। विधुर होता है जिसकी पत्नी मर गई हो। तय था कि उसे उस शाम कोई काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद, हमारे कई इशारों के बावजूद, वह रात 10 बजे तक वहीं मंडराता रहा। मीएप और जॉन गिएज रात 11 बजे आए। मीएप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी। मीएप जिसका नाम है, वो उनकी पापा की कंपनी में 1933 से काम कर रही थी, इसलिए पापा के करीबी दोस्तों में से भी ये एक थी। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर और किताबें मीएप के गहरे बैग और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। बची खुची जो कुछ चीज़ें थी वो वापस पुनः थैलों में भरी जा रही थी। 11:30 बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई थी और फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है। ये अच्छी तरह से जानती थी कि आज की रात शायद यहाँ अपने घर में, अपने बिस्तर में, ये मेरी आखिरी रात है। आखिरी रात क्यों कहा है? क्योंकि इसके बाद तो उनको अज्ञातवास में ही रहना है, छुप कर ही रहना है। कितने दिन रहना है इसका कोई निश्चित पता नहीं है। तो मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। घोड़े बेचकर सोना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है निश्चिंत होकर सोना, गहरी नींद में सोना। मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्गोट के जगाने पर ही खुली। किस्मत से यह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए थे मानो हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हों। तो यहाँ पर हम बात करें कि उन्होंने अपने शरीर पर इतने कपड़े क्यों डाले। इनकी हालत देखकर ऐसा लगता था मानो ये किसी ऐसे ठंडे प्रदेश में जा रहे हों या जैसे फ्रिज में इनको रात गुजारनी हो। इतने कपड़े। तो यहाँ एन फ्रैंक ये बताना चाहती है कि इतने कपड़े पहनने के पीछे हमारा सिर्फ उद्देश्य यही था कि हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। तो यहाँ दे भी रखा है कि वजह सिर्फ इतनी सी थी कि हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। हम इसी स्थिति में थे, इतने ज़्यादा कपड़े पहने हुए थे कि कोई सामान से भरा हुआ बैग अब उनके लिए ले चलना मुश्किल था। मैंने 2 बनियानें, 3 पैंटें, एक ड्रेस और उसके ऊपर एक स्कर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक कैप, एक स्कार्फ और इन सब के अलावा भी बहुत कुछ और पहन रखा था। तो यहाँ पर एन फ्रैंक ने बताया कि उस समय जब यहाँ से जाने की तैयारियां हो रही थी और अज्ञातवास में जाने के दौरान उन्होंने क्या क्या पहन रखा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, एक स्कर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक कैप, एक स्कार्फ और इन सब के अलावा भी बहुत कुछ और पहन रखा था। और इन सब का कारण भी यही था कि वो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले जाना चाहती थी, कपड़े ले जाना चाहती थी। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था क्योंकि कपड़े ज़्यादा पहन रखे थे, इसलिए दम घुटना स्वाभाविक था। लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे कि एन तुम्हें कैसा लग रहा है। मार्गोट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूस ली थी और वह अपनी साइकिल लेने चली गई और फिर वह मीएप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो वह अनजान जगह ही थी क्योंकि मुझे अभी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। मूर्तजे ही एकमात्र जीवित प्राणी थी। मूर्तजे कौन है? यहाँ पर जो मूर्तजे का नाम आया है वो है एक बिल्ली जिसे मुझे गुड बाय कहना था।
हमने गोल्ड शिफ्ट के लिए जो नोट छोड़ा, एक लेख छोड़ा था, उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ जाना था। वे ही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तरे, मेज पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए सेर भर मीट, ये सारी चीज़ें यही दर्शाती थी कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ करके यहाँ से गए हैं। यानी उस समय पीछे से यदि हमारे घर की स्थिति को देखें तो देखने वाला यही अनुमान लगाएगा कि कितनी हड़बड़ी में हम यहाँ से ये सब छोड़ करके गए हैं। लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी कि हम पीछे से ये जताना चाहते हैं कि लोगों को ये प्रभाव जताना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से तैयारियां कर रहे थे। प्रभाव जताना कोई इसमें कारण नहीं था। हम तो किसी भी तरह वहाँ से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहते थे, और कोई बात मायने नहीं रखती। बाकी कल तुम्हारी ऐन। तो बाकी कल, अब इसके आगे की जो कहानी है अगले दिन की, यहाँ पर जो एन फ्रैंक बताती है कि गुरुवार का दिन था, जुलाई का महीना था, 1942 का वर्ष था। संबोधित करते हुए कहते कि प्यारी किट्टी, तो इसमें एन फ्रैंक ने इस दिन एन फ्रैंक के साथ क्या हुआ तो हम देखेंगे कि इस दिन एन फ्रैंक ने अपनी डायरी के पन्ने में लिखा कि वह मम्मी पापा के साथ छिपने वाले स्थान पर गई। यह स्थान कहाँ था, कैसा उसका स्वरूप था, ये बातें हम इस लेख के अंतर्गत पढ़ेंगे कि यह स्थान उनके पापा के ऑफिस में ही था। उसमें कितने रास्ते हैं, कितनी सीढ़ियां हैं, कितने कमरे हैं, क्या वो सुरक्षित हैं या नहीं है, कैसा उनका स्वरूप था, ये सारी बातें हम इसके अंतर्गत जानेंगे। तो 9 जुलाई 1942 प्यारी किट्टी अपनी प्यारी गुड़िया को संबोधित करते हुए एन फ्रैंक बताती है, तो आखिर हम चल पड़े। मम्मी पापा और मैं तेज बरसात में भीगते हुए आए। हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग थे जो अल्लम गल्लम चीज़ों से ऊपर तक ठूस ठूस कर भरे हुए थे। अल्लम गल्लम चीज़ों से मतलब अनाप शनाप चीज़ों से, कुछ चीज़ें जो ज़रूरत की थी और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उनके उपयोग की बिल्कुल नहीं थी लेकिन फिर भी भर ली गई थी। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी बेचारगी भरी निगाहों से देख रहे थे। जो सुबह सुबह लोग काम पर जाते हैं, बेचारगी दीनता भरी नज़रों से देख रहे थे कि देखो बेचारों की हालत। आप उन्हें देखते ही बता सकते थे कि वे आपके लिए अफसोस कर रहे थे कि वे हमें किसी तरह का वाहन उपलब्ध नहीं करा सकते थे कि देखो बेचारों की क्या हालत है। क्या ये इतने कंजूस हैं कि अपने लिए कोई एक साधन भी नहीं जुटा सकते। हमारे सीने पर चमकता पीला सितारा सारी दास्तान खुद ही कह देता था। यहूदियों की पहचान के लिए एक सितारा, और उस सितारे को देख करके उनकी स्थिति का पता स्वतः ही लग जाता है कि ये यहूदी हैं और इस समय जर्मनी में यहूदियों पर किस प्रकार के अत्याचार ढाए जा रहे हैं। तो ये सितारा क्या है, इस सितारे को हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हिटलर के शासन में यहूदियों को ये विवश किया गया था कि वे अपनी पहचान के लिए पीला सितारा पहने ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो और बड़ी आसानी से यहूदियों और जर्मनियों में पहचान की जा सके। तो ये पीला सितारा सारी दास्तान खुद बता रहा था, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं थी कि हम यहूदी हैं और यहाँ यहूदियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा था। जब हम गली में पहुँच गए तभी पापा और मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी योजना क्या थी। अब से पहले उन्होंने किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। पिछले कई महीनों के दौरान हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सका फर्नीचर और कपड़े लत्ते फ्लैट से बाहर ले जाते रहे थे। यह तय कर लिया था कि हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे, लेकिन 16 जुलाई से पहले ही इनको 8 जुलाई को ही इनको अज्ञातवास में जाना पड़ गया। पहले से इनका निश्चित कार्यक्रम क्या था कि 16 जुलाई को अज्ञातवास में जाएंगे, लेकिन एन फ्रैंक के परिवार को कितनी
तारीख को यहाँ से अज्ञातवास में जाना पड़ा, बुधवार 8 जुलाई 1942 को। तो 9 तारीख को ये वहाँ से निकलते हैं, 8 को इनका कार्यक्रम बनता है, 8 को बुलावा आता है और 9 को ये अज्ञातवास के लिए निकल जाते हैं। अचानक मारगोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण योजना को 10 दिन आगे खिसकाना पड़ा था। इसका मतलब यही था कि अब हमें कम तैयार किए गए कमरों में ही गुजारा करना होगा, क्योंकि उनका जो कार्यक्रम था वो 16 जुलाई को था और 16 जुलाई का मतलब था कि जिस स्थान पर वो रहने जा रहे हैं उस स्थान पर उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकती हैं। लेकिन मारगोट के लिए बुलावा आने के कारण इनकी योजना को 10 दिन आगे खिसकाना पड़ा, पहले इनको अज्ञातवास में जाना पड़ा। इसलिए जैसी सुविधाएं बन पड़ी उन्हीं सुविधाओं के साथ उनको ये अज्ञातवास काटना होगा। छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि बिल्डिंग कैसी है, क्या इसका स्वरूप है। पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो कौन कौन लोग थे जो इनके पापा के साथ उस कार्यालय में काम करते थे? तो उनमें थे मिस्टर कोगलर, मिस्टर क्लेमेन मिएप और 23 वर्ष की टाइपिस्ट जिसका नाम बेब वोस्कोइल था। ये 3-4 लोग थे जो उस ऑफिस में काम करते थे, दफ्तर में काम करते थे। उन सबको हमारे आने के बारे में खबर कर दी गई थी कि यहाँ पर कौन कौन आ रहे हैं, इसलिए उन लोगों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। मिस्टर वॉइसकुल बेब के पिता और 2 सहायकों के साथ गोदाम में काम करते थे। उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था क्योंकि वो गोदाम में थे और ऑफिस की बिल्डिंग में कौन रह रहा है इस बात की जानकारी उनको नहीं दी गई। इमारत के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम काम करने की जगह है। भंडार घर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। ये हिस्से हैं गोदाम, पिसाई का कमरा वगैरह, जहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो बिल्डिंग का एक दृश्य, एक कमरा दिखाया गया है जो अज्ञातवास के दौरान इन्होंने उपयोग में लिया था। गोदाम के दरवाजे से ही सटा हुआ एक बाहर जाने का दरवाज़ा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाज़ा है और उसके पीछे सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ें तो एक और दरवाज़ा आता है जिस पर आर पार दिखाई न देने वाले कांच की खिड़की लगी है। अपारदर्शी कांच की खिड़की जिस दरवाजे पर लगी हुई है और उस पर काले अक्षरों में लिखा हुआ है कार्यालय। यही आगे वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है। ये बहुत बड़ा, हवादार और खूब रोशनी वाला कमरा है। दिन के दौरान यहाँ पर बेब, मिएप और मिस्टर क्लीमेन काम करते हैं। एक छोटा सा गलियारा है जिसमें तिजोरी, कपड़ों की अलमारी और स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी है। इस गलियारे के पार एक छोटा सा दम घोटू अंधियारा सा कमरा है। यह बैक ऑफिस है। ये उस बिल्डिंग का स्वरूप दर्शाया जा रहा है कि वो कैसी थी, कहाँ कहाँ क्या क्या इसमें स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा हवादार खूब रोशनी वाला कमरा है। दिन में के दौरान यहाँ बेप और मिस्टर क्लीमेन काम करते हैं। एक छोटा सा गलियारा है जिसमें तिजोरी, कपड़ों की अलमारी, स्टेशनरी और बड़ी सी अलमारी है। इस गलियारे के पार एक छोटा सा दमघोटू अंधियारा कमरा है। यह बैक ऑफिस है। इसमें मिस्टर कोगलर और मिस्टर वानदान बैठा करते थे। अब इसमें सिर्फ मिस्टर कोगलर बैठते हैं। मिस्टर कोगलर के ऑफिस के पैसेज से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए ही, जिसे अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता है लेकिन बाहर से इतनी आसानी से नहीं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलने के बाद तुम लंबे तंग गलियारे से कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगी और 4 सीढ़ियाँ चढ़ोगी तो तुम अपने आप को एक प्राइवेट ऑफिस में पाओगी। यहाँ पर ये किट्टी को संबोधित करते हुए लिखी जा रही है, तो संबोधन शैली में लिखी गई है ये।
यह पूरी इमारत का शो पीस है। पूरी इमारत का नक्शा मैंने आपको बताया। शानदार महोगनी फर्नीचर, लिनोलियम की फर्श जिस पर कालीन बिछा है, एक रेडियो है, आकर्षक लैंप है, सब कुछ उत्तम दर्जे का है। इसके साथ वाला कमरा बहुत बड़ा रसोई घर है। उसमें पानी गर्म करने का एक हीटर है, गैस के 2 चूल्हे हैं, साथ में पाखाना है, पाखाना होता है, बाथरूम वगैरह, टॉयलेट्स वगैरह। ये पहली मंजिल का नक्शा है जो मैंने आपको बताया। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरी मंजिल की तरफ जाता है। सीढ़ियां खत्म होते ही थोड़ी खुली जगह है और उसके दोनों तरफ दरवाजे हैं। दाईं तरफ का दरवाजा मसाले रखने के लिए स्टोर, अटारी और घर के सामने की तरफ वाली मियानी की तरफ जाता है। घर के सामने की तरफ से एक परंपरागत डच डिजाइन की सीधी और इतनी घुमावदार सीढ़ियां हैं कि एड़ियों में मोच आ जाए। यह रास्ता गली की तरफ खुलता है। तो यहाँ पर अभी एक शब्द आया था पैसेज से भी इसमें घुसा जा सकता है। तो पैसेज शब्द का अर्थ होता है गलियारा, यानी गलियारे से भी आप इसमें जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं। सीढ़ियां ऊपर की ओर, सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह के दाईं तरफ का दरवाजा घर के पिछवाड़े की तरफ हमारी गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता है। एनेक्सी होता है कमरे के अंदर दूसरा जो कमरा होता है, उसे कहा जाता है एनेक्सी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। दरवाजे के आगे सीढ़ी का बस एक ही पायदान है। इसे पार करते ही आप भीतर होते हैं। आपके सामने ही कई सीढ़ियां ऊपर की तरफ चली जाती हैं। बाईं तरफ एक तंग सा गलियारा है जो एक बड़े कमरे में जाकर के खुलता है। यही कमरा फ्रैंक परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम करता है। अगला दरवाज़ा एक छोटे कमरे का है। यह परिवार की 2 जवान लड़कियों के बेडरूम और स्टडी रूम के काम आता है। 2 जवान लड़कियां, एक एन फ्रैंक और एक एन फ्रैंक की बड़ी बहन मार्गोट। सीढ़ियों की दाईं तरफ गुसल खाना होता है, स्नान घर और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है हाथ धोने के लिए। किनारे की तरफ वाले दरवाजे से पाखाने की तरफ, टॉयलेट्स की तरफ और दूसरे दरवाजे से मेरे और मार्गेट के कमरे की तरफ जाया जा सकता है। ये उस पूरी बिल्डिंग का मैप यहाँ पर समझा रही है एन फ्रैंक, ताकि आप ये समझ सकें कि इस अनुभव के दौरान वे कहाँ कहाँ रही, किस प्रकार से उनका। तो अभी इन्होंने अपना अनुभव नहीं बताया है। अभी तक एन फ्रैंक ने सिर्फ यही बताया कि किस प्रकार से उन्होंने जाने की तैयारियां की, कहाँ जा कर के वे रहे, कब उन्हें पता चला कि वो किस मकान में रहने जा रहे हैं। दरवाजे में मेरे और मार्गोट के कमरे की तरफ जाया जा सकता है। यदि आप और सीढ़ियाँ चढ़कर बिल्कुल ऊपर चले जाएं तो आप नहर के किनारे बने इस पुराने मकान के ऊपर एक बहुत बड़ा खुला खुला और हवादार कमरा देख करके हैरान रह जाएंगे। इसमें एक गैस का चूल्हा है और एक सिंक है। भगवान का शुक्र है कि यह मिस्टर कुगलर की प्रयोगशाला के काम आता था। यह मिस्टर और मिसेज वांदान का बेडरूम और रसोई घर होगा। अलग अलग जगह पर वो किस प्रकार से अपने व्यवस्थित रहेंगे। इसे कॉमन कमरे, डाइनिंग रूम और हम सब के लिए स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक छोटा सा कमरा पीटर वांदान के लिए बेडरूम का काम करेगा और फिर जैसी इमारत के सामने की तरफ है वैसे ही अटारी और मियानी यहाँ भी है। तो ये रहा हमारा नया गरीब खाना जिसमें हमें रहना है। तो लो, मैंने तुम्हें पूरी इमारत की सैर करवा दी तुम्हारी ऐन। अब बात करते हैं 10 जुलाई की।
क्रमवार तरीके से यहाँ पर एन फ्रैंक अपनी डायरी में लिखती जा रही है। तो 2 दिन बीत चुके हैं, 2 दिन का सारा कार्यक्रम एन फ्रैंक ने बताया। अब 10 जुलाई को क्या होता है, इस पन्ने में एन फ्रैंक ने अज्ञातवास वाले स्थान का वर्णन करके किस प्रकार से वहाँ उन्होंने उस बिल्डिंग की सफाई की, राशन की व्यवस्था करने की जो जहमत उठानी पड़ी और किस प्रकार से ये व्यस्त रही, सारा दिन कैसे बीत गया, उसका विवरण इस चैप्टर में होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है तुम्हें बोर कर दिया हो, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि तुम जानो हम कहाँ आ पहुँचे हैं, मैं यहाँ कैसे आ पहुँची हूँ, इसके बारे में मैं तुम्हें मेरे आगे के पत्रों में बताऊंगी या आगे के पत्रों से तुम्हें पता चलेगा। लेकिन पहले मैं अपना किस्सा जारी रखूंगी। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। 263 प्रिंसेन ग्रास्ट में हमारे पहुंचने पर मिएप तुरंत लंबे गलियारे से सीढ़ियों के ऊपर दूसरी मंजिल पर और फिर एनेक्सी में ले गई। उसने हमें अकेला छोड़ा और हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मार्गोट अपनी साइकिल पर पहले ही आ चुकी थी और हमारी राह देख रही थी। हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान से ठुसे पड़े थे, भरे पड़े थे। कहीं तिल धरने की जगह भी नहीं थी। बिल्कुल यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं थी। इसका मतलब है कि पूरी तरह से अल्लम गल्लम चीज़ों से वो जगह भरी पड़ी थी। पिछले महीनों में जो कार्डबोर्ड के बक्से ऑफिस में भेजे गए थे, चारों तरफ फर्श पर बिस्तरों पर फैले पड़े थे। छोटा कमरा फर्श से छत तक कपड़ों से अटा पड़ा था। कमरा इतना छोटा था कि सामान की वजह से छत से और आंगन तक पूरा कपड़ों से भरा पड़ा था। उस रात अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते तो ये सारा सामान हमें व्यवस्थित करना था, तरतीब से लगाने की ज़रूरत थी, व्यवस्थित तरीके से लगाने की ज़रूरत थी। हमें सफाई का काम तुरंत शुरू कर देना था। माँ और मार्गोट की तो हालत हिलने की भी हिम्मत नहीं थी, वो तो हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं कर सकते थे, पूरी तरह से थक चुकी थी। वे बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही पसर गई सो जाती हैं, थकी, बेहाल और पस्त, निढाल। लेकिन पापा और मैंने सफाई का मोर्चा संभाला और तुरंत जुट गए। हम सारा दिन पैकिंग खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे, कीले ठोकते रहे और तमाम सामान ठिकाने लगाते रहे। आखिर थक कर चूर हो गए और साफ बिस्तरों पर ढह गए, लेट गए। हमने पूरे दिन में एक बार भी गर्म खाना नहीं खाया था, लेकिन परवाह किसे थी। माँ और मार्गोट की थकान के मारे बुरी हालत थी और पापा और मुझे फुर्सत नहीं थी। मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात के छोड़े हुए काम को पूरा करना शुरू किया। बेप और मिएप हमारे राशन कूपनों से शॉपिंग करने गई और पापा ने ब्लैक आउट वाले पर्दे लगाए। ब्लैक आउट का पर्दा मतलब होता है जिसमें बाहर से कोई अंदर नहीं देख सके। काले पर्दे, अंदर की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे। मैंने रसोई का फर्श रगड़ रगड़ करके साफ किया। सवेरे से रात तक हम लगातार काम में जुटे रहे और बुधवार तक तो मुझे यह सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली कि मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। यहाँ पर चित्र के द्वारा आप देख भी सकते हैं कि वो अज्ञातवास के दौरान किस प्रकार से छुप छुप कर वहाँ के नज़ारों से परिचित होती थी। अब गुप्त एनेक्सी में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली है कि मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। तुम्हारी एन। यहाँ से हम बात करते हैं 28 नवंबर 1942। तो ये क्रमवार तरीके से नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ एन फ्रैंक ने उन्हीं पत्रों का विवरण दिया है जो उसके लिए महत्वपूर्ण थे। तो 28 नवंबर 1942 के दिन क्या हुआ तो देखेंगे हम इसमें। इन दिनों बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम कर रहे थे
और अपने राशन से ज़्यादा खर्च कर चुके थे। नतीजा यह होगा कि और अधिक किफ़ायत करता होता है फ़ायदा। और हो सकता है बिजली भी कट जाए। एक पखवाड़े के लिए, पखवाड़ा होता है 15 दिन का एक समय, एक पखवाड़े के लिए बिजली भी कट जाए। कोई बिजली नहीं, कितना मज़ेदार ख्याल है, नहीं क्या? लेकिन कौन जानता है, यह अरसा इससे कम भी हो सकता है। बहुत अंधेरा हो जाता है, 4 साढ़े 4 बजते ही हम तब पढ़ भी नहीं सकते। इसलिए वह वक्त हम उल जुलूल हरकतें करके गुजारते। उल जुलूल हरकतों का अर्थ होता है फालतू की, बेतुकी हरकतें करके ये समय बिताते। और इस दौरान ये क्या करते, हम पहेलियाँ बुझाते, एक दूसरे को पहेलियाँ कहते, उनका जवाब ढूंढते, अंधेरे में व्यायाम करते, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलते और किताबों की समीक्षा करते। हम कुछ भी करें, थोड़ी देर बाद बोर लगने लगता है। कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज निकाला। दूरबीन लगाकर पड़ोसियों की रोशनी वाले कमरों में झांकना, क्योंकि यहाँ और कोई काम तो था नहीं और खाली समय कैसे बिताएं। तो एन फ्रैंक ने खाली समय बिताने के लिए कौन सा तरीका निकाला? पड़ोसियों के कमरों में दूरबीन से झांकने का। दिन के वक्त हमारे पर्दे हटाए नहीं जा सकते थे, 1 इंच भर भी नहीं हटाए जा सकते थे, लेकिन जब अंधेरा हो तो पर्दे हटाने में कोई हर्ज नहीं होता था। मुझे पता नहीं था कि हमारे पड़ोस में इतने दिलचस्प लोग रहते हैं। खैर, हमारे पड़ोसी हैं। मैंने जो पड़ोसी देखे हैं उनसे एक परिवार डिनर कर रहा था, एक परिवार फिल्म बना रहा था, तो सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक एक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था, संघर्ष कर रहा था। बुढ़िया डरी हुई है और दंत चिकित्सक डेंटिस्ट उस बुढ़िया के दांत को उखाड़ने से जूझ रहा था। मिस्टर डसेल, जिनके बारे में कहा गया था कि उनकी बच्चों के साथ बहुत पटती है और वे उन्हें खूब प्यार करते हैं, दरअसल बाबा आजम के ज़माने के अनुशासन मास्टर हैं, प्राचीन समय के अनुशासन अध्यापक, और लंबे लंबे भाषण देने लगते हैं जिन्हें सुनकर ही नींद आने लगे। चूंकि मुझ अकेली को ही यह सुख मिला हुआ है कि मैं उनके साथ, महाराज डसेल के साथ, लंबोतरा सकरा कमरा शेयर करती हूँ, कि ये लंबा और सकरा जो कमरा मिला है ये उस महाराज डसेल के साथ मेरे को शेयर करना है। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि लंबे लंबे भाषण देने लगते हैं जिन्हें सुनकर ही नींद आने लगे। तो ये पकाऊ व्यक्ति जिनके साथ एन फ्रैंक को रहना है। और चूंकि मुझे ही हम 3 बच्चों में आमतौर पर खर दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता है। खर दिमाग और तुनक मिजाज का मतलब होता है बात बात पर चिढ़ने वाला, नखरे वाला। मेरे पास यही एक उपाय बचता है कि उनकी वही पुरानी डांट फटकार और भाषणों की लंबी लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरफ कान न धरूं, ध्यान ही नहीं दूं, न सुनने का नाटक करती रहूं। ये बात तो खैर मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन मिस्टर डसेल अच्छे खासे चुगलखोर हैं। चुगली करने में भी वो पीछे नहीं रहते हैं। तो चुगली करने में माहिर वे जाकर के इन सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे आते हैं। अगर मिस्टर डसेल ने मुझे कोई उपदेश पिलाया होता है तो उसे दोबारा मुझे मम्मी से सुनना पड़ता है, और मम्मी तो कोई लिहाज भी नहीं करती मेरा। अगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती है तो मिसेज वान मुझे 5 मिनट बाद बुलावा भेज देती है। वो समझ जाती है कि इस वक्त बच्चे के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा होगा, तो वो ज़रूर बच जाती है, बाहर आ जाती है, बुलवा लेती है अपने पास। सचमुच मीन मेख निकालने वाले परिवार में, मीन मेख का मतलब होता है छोटी छोटी कमियां निकालने वाले परिवार में आप केंद्र में हो। केंद्र में होने का मतलब है कि यदि आप ही सबकी नज़र में हो, आपको लेकर के यदि छोटी छोटी बातों पर कमियां निकाली जाएं और सारा दिन आपको हर तरफ से दुत्कारा और फटकारा जाए, ये सब झेलना कोई आसान काम नहीं होता।
और ये सब आसान काम नहीं होता है। इन सब को झेल रही थी एन फ्रैंक। रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूँ तो अपने पापों और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सोचती हूँ तो वे इतनी ज़्यादा होती हैं कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उन पर हंस सकती हूँ या रो ही सकती हूँ। तब मैं इस अजीब ख्याल के साथ सो जाती हूँ कि मैं जो कुछ हूँ उससे अलग होना चाहती हूँ। ऐसा क्या करूँ कि मैं कुछ अलग दिखूँ, या मैं उससे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूँ जो मैं हूँ या जो मैं होना चाहती हूँ। मेरी प्यारी किट्टी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूँ, लेकिन मैं चीज़ें एक बार लिख करके उन्हें काटना पसंद नहीं करती। इस कमी वाले वक्त मेरे कागज़ को मोड़ तोड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल देना बिल्कुल मना है, इसलिए मैं काट नहीं सकती। जैसी गाथा मैंने लिखी है उसको यथावत रखना होगा। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि यदि तुम ऊपर वाले हिस्से को पढ़ने की कोशिश करोगे तो इससे तुम्हें बात का सिर पैर भी नहीं मिलेगा तुम्हारी एन। तो यहाँ तक भी हम देख सकते हैं कि एन फ्रैंक की डायरी जिस उद्देश्य से लिखी गई है उस उद्देश्य का अभी कोई प्रभाव यहाँ देखने को नहीं मिला है। अभी तक एन फ्रैंक ने अपने इन पत्रों में सिर्फ वहाँ जाने की यात्रा, वहाँ की बिल्डिंग का स्वरूप और वहाँ किस प्रकार से उन्होंने अपने लिए व्यवस्थाएं व्यवस्थित की, इन सब का जिक्र हुआ है। तो शुक्रवार 19 मार्च 1943 मेरी प्यारी किट्टी, अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जिस अनुभव को एन फ्रैंक अपनी डायरी के माध्यम से पाठकों तक पहुँचाना चाहती थी, लोगों तक पहुँचाना चाहती थी, वो यहाँ से अब शुरू है। टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बातें चल रही हैं जो कि 1939 से 45 तक चला था। तो युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। हुआ यह था कि एक केंद्रीय मंत्री ने यह कहा था कि टर्की जल्दी ही तटस्थता छोड़ देगा। तटस्थता का मतलब होता है स्थिर होना। डैम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था, टर्की इंग्लैंड के पक्ष में, टर्की इंग्लैंड के पक्ष में। अखबार उसके हाथ से झपटे जा रहे थे और इस तरह से हमने वह उत्साहवर्धक अफवाह सुनी थी। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे हैं। यह ब्लैक मार्केट का धंधा करने वालों और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा कि यदि ऐसी स्थिति में वो बंद कर दिए जाएंगे तो झटका इसलिए था कि वो नोट बदलने के लिए वापस उनको सबके सम्मुख आना पड़ेगा। यदि वो सबके सम्मुख लाते हैं तो उनको उस पैसे का विवरण देना होगा, कहाँ से ये लाए, क्या वो काम करते हैं, इन सभी चीज़ों का ब्यौरा उनको देना होगा। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन उससे बड़ा संकट उन लोगों का है जो या तो भूमिगत हैं या जो अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते। 1000 गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिति में हो कि ये नोट आपके पास आया कैसे। जैसा कि अभी बताया कि टेंशन का कारण ही यही था। आपसे कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये नोट आपके पास आया कैसे, उसका सबूत भी आपको देना होगा। इन्हें कर अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अगले हफ्ते तक ही 500 गिल्डर के नोट भी तभी बेकार हो जाएंगे। गेज एंड कंपनी के पास अभी 1000 गिल्डर के कुछ नोट बाकी थे, इसलिए इनको भी कुछ चिंता हो रही थी और उन नोटों का कोई हिसाब किताब नहीं था।
इन्हें कंपनी ने आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिया है, इसलिए फिलहाल तो गर्दन पानी के ऊपर ही है। फिलहाल तो बच रहे हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। मिस्टर डसेल को कहीं से बाबा आजम के ज़माने की पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई है। इसका मतलब संभवतः जल्दी ही मेरे दांतों का पूरा चेकअप हो पाएगा। जल्दी ही वो मेरे दांतों को भी चेक करेंगे। जब घर के कायदे कानून मानने की बात आती है तो मिस्टर डसेल भयंकर रूप से आलस दिखाते हैं। न केवल वे चार्लोट से पत्राचार कर रहे हैं, और भी कई दूसरे लोगों के साथ भी चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गोट, जो कि उनकी डच अध्यापिका है, उनके ये पत्र ठीक करती है। पापा ने उन्हें मना किया है कि वे ये सब कारोबार बंद करें, और मार्गोट ने उनके पत्र ठीक करने बंद कर दिए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वे अपनी चिट्ठी पत्री फिर से शुरू कर देंगे। जनाब हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं। हमने उन्हें रेडियो पर सुना है। सचमुच यह सब कुछ करुणाजनक था। सवालों जवाबों का सिलसिला इस तरह से चल रहा है कि मेरा नाम हेनरिक सापेल है। आप कहाँ जख्मी हुए थे? तो सैनिक जवाब देता है, स्टालिनग्राद के पास। किस किस्म का घाव है ये आपका? तो बोलते, दोनों पांव बर्फ़ की वजह से गल गए हैं और बाएं बाजू में हड्डी टूट गई है। ये बातें जस की तस लिख रही हूँ, जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों के खेल की तरह सुनी थी। घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। जितने ज़्यादा घाव उतना ज़्यादा गर्व। उनमें से एक तो हिटलर से हाथ मिलाने के ख्याल से ही इतना उत्साहित हुआ जा रहा था। मेरे ख्याल से तो अभी भी वह उसी उत्साह में होगा कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मुझसे डसेल साहब का साबुन ज़मीन पर गिर गया। मेरी किस्मत ख़राब थी कि मेरा पैर उस पर पड़ गया। अब पूरा साबुन ही गायब है। मैंने पापा से कहा कि मिस्टर डसेल को इसकी भरपाई कर दें। उनको हर महीने युद्ध के समय की घटिया साबुन की एक ही पट्टी मिलती है, तुम्हारी एन। और यहाँ से फिर आगे आता है 23 जनवरी 1944। 23 जनवरी 1944 को क्या हुआ? एन फ्रैंक अपनी डायरी के पन्नों के दौरान हमें बताती है। 23 जनवरी 1944 इस दिन की दिनचर्या को लेकर के एन फ्रैंक ने राजसी परिवारों की वंशावली के संबंध में तथा अपने केस सज्जा के विषय में लिखा। किस प्रकार से वो अपने हेयर स्टाइल को बदलती है। शुक्रवार 23 जनवरी 1944। मेरी प्यारी किट्टी, इधर के सप्ताहों में मुझे परिवार के वंश वृक्षों की राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है। मैं इस नतीजे पर पहुंचती हूँ कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत में गहरे और गहरे उतरना पड़ेगा। इस खोज से तुम्हारे हाथ और भी रोचक जानकारियां लगेंगी। इतिहास में जितनी ज़्यादा पैठ करेंगे उतनी ही रोचक जानकारियां हमें प्राप्त होंगी। हालांकि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ और रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझ सकती हूँ। इसके बावजूद मैं अपने ज़्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग अलग करके देखने में गुजारती हूँ। यह संग्रह अच्छा खासा हो चुका है।
मिस्टर कुगलर मुझ पर हर सोमवार कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होते हैं। मिस्टर कुगलर जो कि पापा के साथ ऑफिस में काम करते हैं, हर सोमवार मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होते हैं। कैसे होते हैं? और मेरे लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका की प्रति ले आते हैं। सिनेमा जगत से जुड़ी हुई खबरों के लिए फिल्मी मैगजीन्स वगैरह ले आते हैं। इस घर परिवार के ऐसे लोग भी जो जरा भी दुनियादार नहीं हैं, इसे पैसों की बर्बादी मानते हैं, लेकिन इस बात पर हैरान भी होते हैं कि कैसे मैं 1 साल के बाद भी किसी फिल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर से नीचे तक सही सही बता सकती हूँ, बे जो अक्सर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती है, शनिवार को ही मुझे बता देती है कि वे कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं। तो मैं फिल्म के मुख्य नायकों और नायिकाओं के नाम तथा समीक्षाएं फर्राटे से बोलना शुरू कर देती हूँ। हाल ही में मम्मी ने फिक्रा कसा, एक तंज कसा कि मुझे बाद में फिल्में देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे सारी फिल्मों की कहानियाँ, नायकों के नाम तथा समीक्षाएं ज़बानी याद हैं। और जब सब कुछ पहले से ही ध्यान हो तो आपको इन चीज़ों को देखने की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब भी मैं नई केस सज्जा बनाकर बाहर आती हूँ, मैं सबके चेहरे पर उग आई असहमति साफ साफ पढ़ सकती हूँ, और यह भी बता सकती हूँ कि कोई न कोई ज़रूर टोक देगा कि ये सज्जा तो फला फिल्म स्टार की नकल कर रही है। मेरा यह जवाब कि ये स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है, मजाक के रूप में लिया जाता है। जहाँ तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, यह आधे घंटे से ज़्यादा नहीं टिका रहता। आधे आधे घंटे में उसको अपनी केस सज्जा बदलनी होती है। तब तक मैं उससे बोर हो चुकी होती हूँ और सबकी टिप्पणियाँ सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते हैं। मैं सीधे गुसल खाने की तरफ लपकती हूँ और मेरे बाल फिर से पहले की तरह उलझे हुए और घुंघराले हो जाते हैं तुम्हारी एन। अब आगे बात करते हैं 28 जनवरी 1944 मेरी प्यारी किट्टी। 28 जनवरी 1944 को क्या हुआ? तो इस दिन एन फ्रैंक ने अपनी तथा अपने साथ के लोगों की ऊब भरी मानसिकता तथा अज्ञातवासियों को राशन कार्ड मिलने से संबंधित बात का उल्लेख किया है। आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है? जिसे हर दिन मेरी बासी खबरें बार बार चबानी पड़ती हैं। इनकी इतनी अधिक जुगाली करनी पड़ती है कि उबासी आ जाए और तुम मन ही मन कामना करो कि एन कुछ नया समाचार दे। सॉरी, क्षमा करना। तुम्हें ये नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लगता होगा, लेकिन जरा मेरी हालत की कल्पना करो, जिसे रोज रोज यही सुनना पड़ता है। अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति या अच्छे खाने के बारे में नहीं हो रही होती तो मम्मी या मिसेज वानदान अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाते जो हम 1000 बार सुन चुके हैं, या फिर ढसेल शुरू हो जाते हैं। खूबसूरत रेस के घोड़े, उनकी चार्लोट का महंगा वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 वर्ष की उम्र और इसमें तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियां और डरे हुए मरीज, ये सब किस्से। इन सारी बातों का निचोड़ ये है कि जब भी हम
आठों में से कोई भी अपना मुंह खोलता है, बाकी सातों उस कहानी को पूरा कर सकते हैं। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हमें उसकी पंच लाइन पता होती है, और नतीजा यह होता है कि लतीफ़ा सुनाने वाले को अकेले ही हंसना पड़ता है, क्योंकि उसमें नयापन कुछ भी नहीं होता है। और नयापन नहीं होने की वजह से जो चुटकुला कहता है, जो किस्सा कहता है, उसे स्वयं को ही अपने किस्से पर हंसना होता है। अलग अलग ग्वाले, राशन वाले, कसाई जो घरों की इन दो भूतपूर्व मालिकनों के संपर्क में आए, इतनी बार उनके चरित्र चित्रण हो चुके हैं कि हमारी कल्पना शक्ति में उनके जोड़ने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। इतनी बार इनका वर्णन हम इनके मुख से सुन चुके हैं कि अब कुछ भी हमें नया नहीं लगता है। एनेक्सी की यह हालत है कि यहाँ नया या ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। जो कुछ बातें थी वो सभी बातें आपके सम्मुख प्रस्तुत हो चुकी हैं। फिर भी इन सारी चीज़ों में ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। लोगों को नमक मिर्च लगाकर वह सब कुछ दोहराने की आदत नहीं होती जो मिस्टर क्लीमेन जॉन मिए पहले ही बता चुके होते हैं। कई बार मैं मैच के नीचे अपने आप को खुद चिकोटी काट कर रोके रखती हूँ कि कहीं किसी को टोक न दूँ। छोटे बच्चे खासकर एन कभी भी किसी बड़े को टोकने की, सही लाइन पर लाने की हिमाकत नहीं करे, भले ही उनकी गाड़ी पटरी से उतरती जा रही हो या उनकी कल्पना शक्ति का दिवाला पिट चुका हो। कल्पना शक्ति का दिवाला पिट चुका हो इसका अर्थ होता है कल्पना करने की शक्ति नष्ट हो जाना। बिल्कुल भी नई कल्पना नहीं कर सकना। जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। वे जानते हैं कि हम जैसी हालत में जी रहे हैं वैसे ही हालत में जी रहे लोगों की बातें जानने की इच्छुक हैं। हमें उन सब की तकलीफ़ों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं और जिनको अज्ञातवास में पहुंचा दिया गया है, और उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो कैद से आज़ाद कर दिए गए हैं। भूमिगत होना और अज्ञातवास में चले जाना अब आम बात हो गई है। ये तो एक सामान्य सी बात है कि इन जर्मनियों से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो जाना या अज्ञातवास में छिप जाना एक सामान्य सी बात है। हाँ, कई प्रतिरोधी दल भी हैं जैसे फ्री नीदरलैंड्स जो नकली पहचान पत्र बनाते हैं। अज्ञातवास में छुपे लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं, युवा ईसाइयों के लिए काम तलाशते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद के लिए कितना काम कर रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारी मदद करने वालों का है जो हमारी आज तक मदद करते आए हैं, और उम्मीद तो यही है कि वे हमें सुरक्षित किनारे तक ले आएंगे। इसका कारण यह है कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी किस्मत भी हमारी जैसी ही हो जाएगी। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हम उनके लिए मुसीबत हैं। वे रोज़ाना ऊपर आते हैं, पुरुषों से कारोबार और राजनीति की बातें करते हैं, महिलाओं से खाने और युद्ध के समय की मुश्किलों की बातें करते हैं, बच्चों से किताबों और अखबारों की बातें करते हैं। वे हमेशा खुश दिल दिखने की कोशिश करते हैं। जन्मदिनों और दूसरे मौक़ों पर फूल और उपहार लाते हैं, हमेशा हर संभव मदद करते हैं। हमें ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे में जब दूसरे लोग जर्मनों के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं, हमारे मददगार रोजाना अपनी बेहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं। अजीब अजीब कहानियां चल रही हैं।
उनमें काफ़ी सच भी है। अभी मिस्टर क्लीमैन गर्डरलैंड में भूमिगत हो चुके आदमियों और पुलिस वालों के बीच हुए फुटबॉल मैच का जिक्र कर रहे थे। हल्वर्सम में नए राशन कार्ड जारी किए गए। ऐसे लोगों को जो अज्ञातवास में रह रहे हैं, राशन खरीदने की सुविधा उनको उपलब्ध हो सके। अगर राशन कार्ड नहीं हो तो एक कार्ड के लिए 60 गिल्डर देने पड़ते हैं। गिल्डर वहाँ की मुद्रा है। जिले में अज्ञातवास में रह रहे सभी लोगों से रजिस्ट्रार ने आग्रह किया कि वे फलां दिन एक अलग मेज पर आकर के अपना कार्ड ले जाएं। इस सब के साथ ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह की चालाकियों की जर्मनियों को हवा भी नहीं लगनी चाहिए। तुम्हारी एन 29 मार्च 1944 मेरी प्यारी कुट्टी। 29 मार्च 1944 को क्या हुआ? तो इस दिन एन फ्रैंक ने कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्के स्टीन के लंदन से प्रसारित भाषण का उल्लेख किया है और हॉलैंड के समाज में गिरी हुई नैतिकता आदि का वर्णन इस पत्र के दौरान किया है। कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्के स्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। कोई भी ऐसा तथ्य नहीं छोड़ा जाएगा जो बाद में इस युद्ध की विभीषिका को प्रकट कर सके। और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा। सोचो ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी। उसका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग इसे एक जासूसी कहानी समझेंगे। मैं सही बता रही हूँ। युद्ध के 10 साल बाद लोग इसे कितना चकित होंगे कि जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में हम क्या क्या बातें करते थे। हालांकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी तुम अभी भी थोड़ा सा ही जान पाई ही हो। हवाई हमले के दौरान औरतें डर जाती हैं। अब देखो ना, पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इजमुइडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियां तैरती हों। या हमारे इन घरों में कैसी महामारियां फैली हुई हैं। तुम्हें इस सब की कुछ भी खबर नहीं है। सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियों और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। डॉक्टर अपने मरीजों को देख नहीं पाते क्योंकि उन्होंने पीठ मोड़ी नहीं कि उनकी कारें गायब हो जाती हैं और मोटरसाइकिलें चुरा ली जाती हैं। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया है। छोटे बच्चे 8-8, 10-10 बरस के होंगे, लेकिन लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़ करके अंदर घुस जाते हैं और जो भी हाथ लगता है उठा ले जाते हैं। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू फ्री मिलेगी। चोरी किए गए टाइपराइटरों, ईरानी कालीनों, बिजली से चलने वाली घड़ियों, कपड़ों आदि को लौटाने के लिए अखबारों में इनाम विज्ञापन आए दिन पढ़ने को मिलते हैं। गली गली नुक्कड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियां लोग उतार ले गए हैं और सार्वजनिक टेलीफोनों का पुर्जा पुर्जा गायब हो चुका है। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है। सब भूखे हैं। नकली कॉफ़ी को छोड़ दो तो एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता।
अभी और क्या देखना बाकी है। पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है, बच्चे बीमार हैं या फिर भूख से बेहाल हैं। सब लोग फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 7.5 गिल्डर का मिलता है। इसके अलावा बहुत कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं। यदि वे करते भी हैं तो 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा, और इस 4 महीने के दौरान आपका जूता गायब भी हो चुका होता है। इसका एक लाभ भी हुआ कि खाना जितना खराब होता जा रहा है, बिक्री उतनी ही गंभीर हो रही है। सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज रहे हैं। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं। तुम्हारी एन। और आगे का जो पत्र दिया है, मंगलवार 11 अप्रैल 1944, मेरी प्यारी किट्टी। मंगलवार 11 अप्रैल 1944, इस दिन एन फ्रैंक ने युद्ध की स्थिति के साथ रात में उनके घर पर हुई सेंधमारी का विवरण लिखा है कि किस प्रकार से उनके घर पर हमला होता है, घुसपैठ होती है। मेरा सिर घूम रहा है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूं। गुरुवार को जब मैंने तुम्हें पिछली बार लिखा था, सब कुछ ठीक ठाक था। शुक्रवार गुड फ्राइडे, हम मोनोपोली खेल रहे थे। शनिवार भी हम यही खेल खेले, दिन पता ही नहीं चला कैसे बीत गए। शनिवार को कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा, तेज गोलाबारी शुरू हो गई। मशीन गनें चल रही थी। मर्द लोग यही कह रहे थे, बाकी लोगों के लिए सब कुछ शांत था। रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने के लिए आया। 5:15 बजे हम ऊपर सामने वाली अटारी पर चले गए। वहाँ हम 6 बजे तक रहे। 6 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोज़ार्ट संगीत बज रहा था। मुझे रात्रि राग बहुत ही भले लगे। मैं रसोई में तो संगीत सुन ही नहीं पाती, क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरता चला जाता है। रविवार के दिन पीटर स्नान नहीं कर पाया था और नहाने का टब नीचे ऑफिस में गंदे कपड़ों से भरा हुआ रखा था। हम दोनों ऊपर अटारी में एक साथ गए। हम दोनों आराम से बैठ सकें, इसलिए मुझे जो कुछ भी कुशन सामने नजर आया, कुशन मतलब होता है तकिया, मैं उसे ऊपर ले गई। हम एक पेटी पर बैठ गए। अब हुआ यह था कि एक तो वह पेटी बहुत छोटी थी और दूसरे कुशन भी छोटा सा ही था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सटकर बैठे हुए थे। सहारा लेने के लिए हमारे पीछे 2 पेटियां थी ही। मोस्ची हमें कंपनी देने के लिए हमारे साथ ही थी। मोस्ची जो इनकी बिल्ली थी। अचानक 9:15 बजे मिस्टर वानदान ने पेट सीटी बजाई और पूछा कि कहीं हम मिस्टर डसेल का कुशन तो नहीं ले आए। हम कूदे और कुशन लेकर सीधे नीचे आ गए। बिल्ली और मिस्टर वानदान हमारे साथ थे। यह कुशन ही सारे झगड़े की जड़ था। डसेल इसलिए खपा थे कि मैं वो तकिया उठा लाई थी जिसे वे कुशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। कुशन होता है जैसे मसंद, गोल तकिया जो होता है। उन्हें डर था कि उनके तकिए पर पिस्सू चिपक जाएंगे जो बिस्तर में होते हैं और फिर सोने वाले को काटते हैं, ऐसे कीड़े। उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था क्योंकि हम उनका कुशन उठा लाए थे।
बदला लेने की नीयत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर में 2 बड़े ब्रुश घुसेड़ दिए, लेकिन जब मिस्टर डसेल ने तय किया कि जाकर अपने कमरे में बैठेंगे तो ये ब्रुश हमें निकालने पड़े। इस छोटे से प्रहसन पर हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए, लेकिन हमारा हंसी मजाक जल्दी ही ख़त्म हो गया और 9:30 बजे पीटर ने हेलो होले से दरवाज़ा खटखटाया और पापा से कहा कि वे ज़रा ऊपर आए। उसे अंग्रेजी के एक कठिन वाक्य में दिक्कत आ रही है। ये बहाना बनाकर कि वो एन फ्रैंक के पापा को अलग बुलाते हैं। मुझे दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। दाल में काला होना कहावत है, गड़बड़ होना। मैंने मार्गोट से कहा कि तय है पीटर ने किसी और बहाने से यह बात कही है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गूढ़ बात है, और पीटर ने ये किसी बहाने से ये बात कही है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। जिस तरीके से मर्द लोग बात कर रहे हैं, मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि सेंधमारी हो रही है, कुछ ना कुछ घुसपैठ हो रही है। पिताजी, मिस्टर वानदान और पीटर लपक कर नीचे पहुंच गए। मार्गोट, माँ, मिसेज वानदान और मैं ऊपर इंतज़ार करते रहे। 4 डरी सहमी औरतें बातें ही तो कर सकती हैं, इसके अलावा उनके पास और बचता ही क्या है। जब तक हमने नीचे जोर का एक धमाका नहीं सुना, हम बातों में ही लगी रही। और उसके बाद का मामला है, मेरा सोचना सही था। उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया। घड़ी ने 9:45 बजाए। हमारे चेहरों का रंग उड़ चुका था। इसके बावजूद कि हम डरे हुए थे, हम शांत बने रहे। आदमी लोग कहाँ थे? ये धमाके की आवाज़ कैसी थी? क्या वे लोग सेंधमारों से लड़ रहे थे? हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे। हम सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते थे कि जो मर्द लोग थे उनके साथ, वो जल्दी से उनके पास आएँ और सारी घटना का वृतांत उनको सुनाएं। 10 बजे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ें आई। पापा का चेहरा पीला पड़ चुका था। चेहरा पीला पड़ना, भयभीत हो जाना डर से। वे नर्वस थे, हताश थे। पहले वे भीतर आए, उनके पीछे मिस्टर वानदान भी आए। बत्तियां बंद कर दो, दबे पांव ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ। और ये कहते हैं कि चुपचाप बत्तियां बंद करके ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ। पुलिस के आने की आशंका है, और यदि पुलिस आई तो हम पकड़े जा सकते हैं और हमें यातना गृहों में पहुंचा दिया जाएगा। अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था। बत्तियां बुझा दी गई थी। मैंने फटाफट एक जैकेट उठाई और हम ऊपर जाकर के बैठ गए। हमें कुछ भी बताने वाला कोई भी नहीं था। मर्द लोग वापस नीचे जा चुके थे। वे चारों 10:10 तक वापस ही नहीं आए। 2 लोग पीटर की खुली खिड़की से निगाह रखे हुए थे। सीढ़ियों के बीच वाले दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया था। बुककेस बंद कर दिया गया था। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक स्वेटर डाल दिया था ताकि अंधेरा हो और किसी को भनक तक नहीं लगे कि यहाँ कोई रुका हुआ है। तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ था। पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था जब उसने जोर के 2 धमाके सुने। वह नीचे गया तो देखता क्या है कि गोदाम के दरवाजे में से बाईं तरफ का आधा फट्टा गायब है। वह लपक कर ऊपर आया और होमगार्ड्स को चौकन्ना किया। वे चारों लपके लपके नीचे गए। जब तक वे गोदाम में पहुंचे तो सेंधमार अपने धंधे में लगे हुए थे। बिना सोचे समझे मिस्टर वानदान चिल्लाए, पुलिस!
पुलिस पुलिस बाहर भागने की आवाज़ें आई। सेंधमार भाग चुके थे। पुलिस का नाम सुनते ही भट्टे को दोबारा उसकी जगह पर लगाया गया ताकि पुलिस को इस गैप का पता न चले। गैप का अर्थ होता है अंतराल, कि ये फट्टा क्यों टूटा, ये अंतराल कैसे आया। यदि ऐसा कुछ शक हो जाए तो पुलिस ऊपर भी छानबीन कर सकती है। लेकिन अभी एक पल भी नहीं बीता था कि पट्टा फिर से नीचे गिरा दिया गया। पुरुष लोग सेंधमारों की ढिठाई पर हैरान थे। कितने ढीठ थे वे। मिस्टर वानदान और पीटर गुस्से के मारे थरथराने लगे। मिस्टर वानदान ने दरवाजे पर कुल्हाड़ी का एक जोरदार प्रहार किया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। एक बार फिर फट्टे को उसकी जगह पर जमाया गया और एक बार फिर उसका यह प्रयास निष्फल कर दिया गया। बाहर की तरफ से एक आदमी और एक औरत टॉर्च की रोशनी फेंकते दिखाई दिए। क्या मुसीबत है ये। उन आदमियों में से एक भुनभुनाया कि ये नई मुसीबत क्या आ गई। लेकिन अब संकट यह था कि उनकी भूमिकाएं बदल चुकी थी, क्योंकि अब ये सेंधमार नहीं थे। सेंधमारों की जगह पुलिस वाले आ चुके थे। अब वे पुलिस के बजाय सेंधमारों वाली हालत में आ गए थे। चारों लपक कर ऊपर आए। डसेल और मिस्टर वानदान ने डसेल साहब की किताब उठाई। पीटर ने दरवाज़ा खोला। रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़कियां खोली। फोन को नीचे फर्श पर पटका और आखिरकार चारों बुककेस के पीछे पहुंचने में सफल हो ही गए। तुम्हारी एन। और इसके बाद में है मंगलवार 13 जून 1944। मेरी प्यारी किट्टी, मंगलवार 13 जून 1944, जो कि इस पाठ्य पुस्तक में जो अध्याय हमारे दिया गया है उसका अंतिम अंश हम कह सकते हैं। तो इस दिन को मैं ज़्यादा विस्तृत नहीं लेते हुए आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा कि इस दिन की डायरी के पन्ने में एन ने लिखा कि अब मैं 15 वर्ष की हो गई हूँ। कल मुझे जन्मदिन पर ढेर सारे उपहार मिले। मौसम अब बेहद ख़राब रहने लगा है। मुझे पीटर से दोस्त की तरह प्यार हो गया। समाज में पुरुषों के समान महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। लोग समझते हैं महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन है। ये सारी क्यों नहीं। क्या वो सैनिक से कम है? वो पीड़ नहीं सहती हैं? ये सभी बातें कि इनको सम्मान मिलना चाहिए। संभवतः अगली सदी में स्त्री पुरुष में अंतर रखने की परंपरा मिट जाएगी और औरतों को अधिक सम्मान प्राप्त होगा। इसी अभिलाषा के साथ एन की डायरी का यह अंश समाप्त हो जाता है और आप इसमें देख भी सकते हैं तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं औरतों के लिए दे रखा है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कक्षा के साथ, एक नई विषय वस्तु के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज की कक्षा से विदा लेता हूँ। आप सभी का दिन मंगलमय हो।
आप सभी सभी को महती शुभकामनाएं। धन्यवाद।